हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको मैं बताऊंगा। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और इसी के साथ दो टॉपिक और हमें कवर करना है बच्चों, कि कोई डाइपोल है तो इसके मिड पॉइंट पे, ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा बच्चों ये है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो एनी पॉइंट पे, कहीं पे, इसकी वजह से यहां पर कहीं पर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, जो ये पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो सीबीएसई बोर्ड में आप देख सकते हैं 2009, 12, 15, 16, 17 और 19 पिछले वर्षों में कितनी बार पूछा गया है। इसके अनुसार इसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, ये दोनों जो टॉपिक है वो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी नीट में आप लोगों का। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये एक न्यू वर्ड आया है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो आपको मैं समझा दूं। मान लो बच्चों कि ये हमारा जो मार्कर है वो एक डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल है। अब ये डाइपोल है और सपोज करो बच्चों कि इसका एक मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे अगर कोई प्लेन हो और बिल्कुल इस डाइपोल के एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, तो ये जो प्लेन होता है, यहां पे देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके एक्सिस से, तो ये जो प्लेन है इसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। और इस प्लेन पे कोई भी लाइन हो, चाहे कैसे भी ड्रॉ कर लो, तो कोई भी लाइन जो होगा वो क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन होगा। और उन लाइंस पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं बच्चों। तो ठीक है, हम ऐसे देखते हैं, ये हमारा डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से कोई भी जो प्लेन होगा उसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। इस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन, चाहे नीचे हो, ऊपर हो, अंदर हो, बाहर हो, ये जो पूरा प्लेन होता है उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। उस पे कोई भी लाइन इक्वेटोरियल लाइन। और बच्चों, इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा एक पी जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट को समझा। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस डाइपोल की वजह से। इसका मतलब इस माइनस क्यू चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है? फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका जो पॉइंट है वो P है बच्चों, और यहां जो ये सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट जो डाइपोल का है, इससे इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है। कितना है? R है। बच्चों, अगर हमें किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, 9×10⁹। तो ये तो फिक्स है। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी चार्ज की वजह से, तो वो चार्ज पता होना चाहिए तथा उस चार्ज से, मान लो कि ये चार्ज पता, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये आर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, दो चीजें हमें चाहिए होता है। तो अब देखिए, हमें ये चार्ज तो पता है लेकिन यहां से इसका डिस्टेंस अभी तक नहीं पता है। तो बच्चों, हम इसको कैसे पता कर लेंगे डिस्टेंस को? आप देखिए, चलिए हम डिस्टेंस को पता करते हैं। ये L डिस्टेंस है और यहां से ये R डिस्टेंस है, ये भी L है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो ये 2L डिस्टेंस टोटल डाइपोल का हम लेते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। तो ये L है, ये R है। तो आप बताइए, और ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसानी से ये डिस्टेंस क्या किया जा सकता है बच्चों? निकाला जा सकता है। तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालेंगे, तो इस डिस्टेंस को भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये वो पॉइंट बी है और ये पी है, तो आप इन ट्राइंगल OPB या OBP आप देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका BP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं BP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, R स्क्वायर है प्लस ये L स्क्वायर है, आपका बेस कितना है, L स्क्वायर है। वैसे ही बच्चों अगर आपका मान लीजिए कि ये निकालना हो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOP, अगर आपको क्या निकालना है, AP स्क्वायर निकालना है, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें डिस्टेंसेस पता चल गया है बच्चों, यहां से इस पॉइंट का और यहां से इस पॉइंट का, और चार्ज भी पता चल गया है। तो वेरी इजीली हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा। तो बच्चों अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर की तरफ हो जाएगी, यहां पे। आप सोचो कि इधर की तरफ होगी कि इधर की तरफ होगी, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलती हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर की तरफ होगी बच्चों, ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसी लाइन पे ऊपर की तरफ, इधर की तरफ होगी। आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसको आप E प्लस क्यू लिखेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसके वजह से, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। वैसे ही बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो अगर यहाँ पे इसके वजह से लिखा जाए तो ये कोई नेगेटिव चार्ज है, और इसकी वजह से इस पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो आप जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ट, नॉर्मली इनवर्ट की तरफ होता है। तो अगर कोई यहां पे लाइन हम ड्रॉ करें तो बताइए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना, अंदर की तरफ होगा ना, मतलब इसके डायरेक्शन में क्या होगा, पॉइंट आउट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये माइनस चार्ज है, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, और इसे हम लिखेंगे E माइनस क्यू। इसे हम क्या लिख देंगे, E माइनस क्यू। और इसको पढ़ा क्या जाएगा बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। अगर लिखना चाहे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू क्या है, तो दोनों को मैं बता दिया हूं, उसको लिख सकते हैं। तो ये आपने डायरेक्शन देखा बच्चों, हमने यहां पे डायरेक्शन तो देख लिया E प्लस क्यू का, E माइनस क्यू का। अब हम इसका पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो सबसे पहले E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो E प्लस क्यू का जब मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको बताया गया है के क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो के लिख दिया, क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्यू ही लेना है क्योंकि हमने डायरेक्शन दिखा दिया। जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो आपको हमेशा जो चार्ज लेना होगा पॉजिटिव में लेना होगा। अब ये आर स्क्वायर लिखना है, आर मतलब क्या, उस पॉइंट से उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट से इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, बीपी होगा। तो नीचे क्या होना है, बीपी का स्क्वायर लेना है। ये बीपी तो डिस्टेंस है लेकिन यहां पे आर का स्क्वायर है तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे के क्यू और अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, अगर इसको बराबर लिख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपान में बीपी का स्क्वायर है कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ई प्लस क्यू की वैल्यू कितना हो गया, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों ई माइनस क्यू लिखा जाए, ई माइनस क्यू अगर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू लिखेंगे तो के
क्यू और अपान में डिस्टेंस कितना माइनस, ये माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, एपी है, और इसका स्क्वायर लिखना है, एपी स्क्वायर लिखना है। तो अब यहां पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन नीचे की तरफ इसका दिखा चुके हैं, जहां पर भी डायरेक्शन दिखाएंगे वहां पर माइनस साइन चार्ज का नहीं लगाएंगे, आपको बताया जा चुका है वेक्टर की वजह से। अब एपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एपी स्क्वायर यहां पे मिला हुआ है आपका, कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मिल रहा है, जो मैग्नीट्यूड E प्लस क्यू का मिल रहा है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही मैग्नीट्यूड हमें किसका मिल रहा है, E माइनस क्यू का भी मिल रहा है। बिल्कुल बराबर है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जितना इसका मैग्नीट्यूड इधर की तरफ है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए बच्चों कि अगर दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए इधर की तरफ हो, एक वेक्टर ये दूसरा भी ए ही हो, दोनों बराबर हो, तो बताइए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर की तरफ होगा। तो पैरेललोग्राम रूल से इसका रिजल्टेंट हम निकालते हैं, ये आर जो होता है वो इधर जाता है, लेकिन आप इस केस में जो आर होता है जितना एंगल इससे बनाएगा उतना ही एंगल इससे बनाता है, अलग अलग एंगल थोड़ा बनाएगा, क्योंकि दोनों ये आप निकालेंगे जब वेक्टर का यूज करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे वहां से कि जो ये रिजल्टेंट होता है जो ए से एंगल बनाता है वही बी, वही दूसरे भी ए से एंगल बनाएगा, अगर ये दोनों वेक्टर क्या हो, सेम हो तो, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों से एंगल क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। तो वैसे ही अगर यहां पे बच्चों हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लिखें, तो ये अगर यहां पैरेललोग्राम रूल का यूज किया जाए तो इस वेक्टर के पैरेलल एक ऊपर की तरफ वेक्टर खींचेंगे इधर की तरफ, और एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचा जाएगा ऐसे कुछ, और एक इसके पैरेलल, दो वेक्टर खींच दिया गया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, यही रिजल्टेंट का आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब जो ये आपका रिजल्टेंट मिला इधर की तरफ वो ई मिला, वो क्या मिला बच्चों, ई मिला, और जो ये ई होगा इसका जो डायरेक्शन होगा, जो इससे एंगल बनेगा इस ऊपर वाले से, वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, कितना बनेगा, थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल इससे बनाता है तो इस ई माइनस क्यू से भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। अब बच्चों इस E प्लस क्यू का कंपोनेंटाइज करना है, इसको कंपोनेंटाइज करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो एक तो इसका कंपोनेंट हमें किधर की तरफ लेना है, इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट किधर की तरफ ले लें, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ। और इसका भी, ये जो आपका E माइनस क्यू है इसका भी कंपोनेंटाइज करना है, तो आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट किधर की तरफ ले लें, इधर की तरफ, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। अगर बच्चों यहां पे इसका कंपोनेंट लिखें तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ, इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा मैं करके लिखूं, आप समझ गए होंगे कैसे ये लिखा जा रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा तो आपको वीडियो में साफ दिखाई देगा। तो अगर इस ई को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो कुछ ऐसे, हमें बस दिखाना है, ऐसे हमने बड़ा कर दिया, ये ई है, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर इसका कंपोनेंट लिखे तो क्या हो जाएगा, जिधर थीटा एंगल बनता है, कंपोनेंटाइज करते हैं बच्चों अगर किसी आर को, किसी दो वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर में, तो जिधर थीटा है, मान लीजिए आर है, तो जिधर थीटा एंगल बना है उधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाता है, आर कॉस थीटा, और जिधर नहीं एंगल बना है उधर क्या हो जाता है, आर साइन थीटा। तो अगर इसका कंपोनेंट लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, इधर की तरफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो और इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर की तरफ E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। और वैसे ही इसका कंपोनेंट का लिखेंगे तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहां पे, तो ये E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर यहां लिखा जाए तो E माइनस क्यू साइन थीटा। अब आप जरा देखें बच्चों, E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड यहां पे आया के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड आया है के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर ये पूरा एपी स्क्वायर की ही वैल्यू है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था बच्चों, स्क्वायर लग गया था। एपी स्क्वायर की जो कंप्लीट वैल्यू है वो कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर के स्थान पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर थोड़ा ना होगा, क्योंकि एपी स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। एपी रहता तो ये अंडर रूट में रहता, इसका स्क्वायर हो जाता। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही यहाँ पे होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देखें तो जो ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है वही ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड है। तो जो वैल्यू ई प्लस क्यू का इधर की तरफ होगा, ई प्लस क्यू यहां पर साफ से लिख दिया जाए, वही वैल्यू ई माइनस क्यू का होगा। दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, साइन थीटा, इसके भी साथ साइन थीटा। तो जो ई माइनस क्यू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है वही ई प्लस क्यू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन में देखा जाए बच्चों तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है, किसी पॉइंट पर लग रहा है, यहाँ पे एक इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इधर भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ये इसको क्या कर देता है, कट कर देता है। वैसे ही ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो केवल और केवल यहां पे कौन से कंपोनेंट बचे बच्चों, यहां पे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो कितना होगा, अगर इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई लिखा जाएगा ये ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेज। इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस की वजह से जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ई इक्वल्स टू, आप देखिए ये दोनों जो इसका कंपोनेंट आया है वो एक ही डायरेक्शन में आया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहा जाए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक लगा रहा है, दूसरा भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाता है, 2 + 5, तो कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन का फोर्स लग जाता है। तो ऐसा जब कहा जाए जहां कहीं केस हो तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है वहां पर वेक्टर। तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो रिजल्टेंट ई है, ई किसके बराबर हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ई को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ रिजल्टेंट के रूप में। तो अगर यहाँ पे रिजल्टेंट के रूप में इसको ऐसा लिखा गया, अब इसका मैग्नीट्यूड भी लिख दीजिए। ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई है, ई प्लस क्यू की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं कितना आया, के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई प्लस क्यू और इसके साथ क्या लगेगा, कॉस थीटा। वैसे ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आई, के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ कॉस थीटा आपका आया हुआ है। अगर बच्चों कहीं लिखा गया है x प्लस एक्स, तो इसको क्या लिखता है, 2x लिख देते हैं, x के पहले 2 लग जाता है। वैसे ही आप देखिए के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पर भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा है, ये दोनों सेम है। तो हम ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 2kq, मतलब ये और ये 2 बार हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ दोनों के साथ कॉस थीटा भी है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हमें देखना है ये कॉस थीटा की बस वैल्यू हम निकाल लें और यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, तो वेरी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, पी पॉइंट पे। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 3rd मान लो, ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 3rd है। अब आप देखेंगे, अब आप यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये आप देखिए इस लाइन के ये और ये लाइन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन आई है वो कहां तक आई है, इस डाइपोल तक आई है, और ये जो डाइपोल का एक्सिस है वो इस लाइन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और यहां पर भी टोटल एंगल, ये टोटल एंगल देखा जाए, ये टोटल एंगल
ये टोटल एंगल, तो ये इससे कितना बना 90 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायपोल का एक्सिस है और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये एक्सिस देखा जाए तो अगर इसको ऐसे भी देखें कि अगर यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो किधर से किधर तरफ होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो हम ये देखते हैं कि जो ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जिधर की तरफ मान लीजिए ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस इसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई दो पैरेलल एक्सिस हैं और ये एक दूसरे को इस तरह से कुछ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इसके क्या हो जाता है, बराबर है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख रहे हैं कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से वैसे ही अगर लिखा जाए बच्चों, तो अगर ये थीटा इसको माना गया, इस एंगल को, ये इसके पैरेलल है, तो इस एंगल के का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर लिखा जाए तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ओ बी पी, ओ बी पी, आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी पी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कितना है बच्चों इस ट्रायंगल में, आप देख सकते हैं कॉस थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये एल अपॉन में, अब इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब बीपी, बीपी लिखेंगे। तो कॉस थीटा यहां से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा एल अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों। अब यहां से अगर लिखे तो बीपी की वैल्यू आपने देखा कि कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अगर केवल यहां से बीपी लिखना है, अगर केवल यहां से बीपी लिखना है तो ये किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। क्यों, इसके पावर में 1/2 होगा, तो यहां पे 1/2 हमने लिखा। अब यहां पे ये बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीपी की वैल्यू हमने कितना लिया, बीपी की वैल्यू जो हमने लिया, बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बीपी इक्वल टू ओनली कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2 हो जाएगा। तो आप यहां पे देखिए इसका यूज किया गया है इस पॉइंट का, इसमें, इस कॉस थीटा में। तो अब लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अगर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो कितना हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पे कुछ नहीं तो पावर में 1 तो लगा ही सकते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको लिखा जाए, अगर इसको लिखा जाए तो इसको अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको k को पहले लिखकर, और क्या बचा 2ql, k को लिख दिया जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा 2ql, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, अगर 2ql लिखा जाएगा तो बच्चे में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो यहां पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इसके पावर में। अब बच्चों यहां पे एक कंसीडरेशन करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले ये 2ql बचा, और आपको बताया गया है कि अगर कोई डाइपोल है और इसके चार्जेस -q प्लस q है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2l है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट p होता है वो किसके बराबर होता है, 2ql के बराबर होता है। तो इस 2ql के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम p लिख सकते हैं। तो अगर इस वैल्यू को यहां पे लिखा जाए तो ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और यहां पे 2ql को हम P लिख सकते हैं, KP, और अपान में, इसके अपान में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2।
ये इतना तो आया। अगर मान लीजिए कि इसको यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कि ये जो आर डिस्टेंस है वो इस यल से, जो इस डायपोल का मतलब हाफ लेंथ है, इससे बहुत ज्यादा हो, अगर ये आर बहुत ज्यादा हो, ये कंसीडर हम करते हैं कि अगर ये आर बहुत ज्यादा हो तो यल क्या हो जाएगा, यल को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यल को इसके तुलना में क्या मानना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो वही एक कंसीडरेशन हमें लगाता है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल देन L can be neglected। तब हमें L को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नेग्लेक्टेड। और जब L को इसमें से नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा बच्चों, E इक्वल्स टू के पी अपॉन, L को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आर स्क्वायर के पावर में कितना बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर, ये L तो जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर में 3/2। अब 3/2 अब बटे में 2 मल्टीप्लाई हो जाता है इसका पावर, जब पावर के पावर में हो तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पे अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा बच्चों। अब इसी को हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो अब k का वैल्यू यहां पर रख देना है। हम पहले से जानते हैं k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब यहां पे इसको रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे P और इसके पावर 2 से 2 तो कट गया, केवल 3 बचा, तो ये r³ बचेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है कहां पे बच्चों, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू हो जाती है। तो आप ऐसे यहां पे इसको लिख सकते हैं बच्चों। ये आपने तो ऐसे इसको यहां पे लिख लिया, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आप पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, अपने पहुंच करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको वेक्टर रूप देना है, इसका वेक्टर फॉर्म, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो इस पॉइंट पर अगर हम वेक्टर फॉर्म लिख दें तो वेक्टर फॉर्म अगर इसका लिखा जाए तो ये E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही है, और यहां पे P अपान में r³ आया है। बच्चों ये हमारा P भी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देखें दोनों का एक्चुअल डायरेक्शन में क्या रिलेशन है। तो आप देखिए ये जो P का डायरेक्शन दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो P का डायरेक्शन दिखाया गया है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। तो ये P का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और आपके रिजल्टेंट E का डायरेक्शन किधर की तरफ है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। जिधर की तरफ ये P का डायरेक्शन है इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर E और P में रिलेशन लिखना है, एक को अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में अगर वेक्टर रूप देना है तो इसके यहां पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे इन दिस केस E electric field मतलब in the case of equatorial point, electric field and electric dipole moments are opposite to each other, are opposite to each other। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। लेकिन इसके पहले वाले केस में अभी एक्सियल पॉइंट पर हमने देखा तो उस केस में ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो वहां पे ये माइनस साइन नहीं लगा था, उस फॉर्मूले में यहाँ पे 2 आया था लेकिन माइनस साइन नहीं लगा था, और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है क्योंकि इस केस में E और P एक दूसरे से हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो बच्चों इसको भी आप लिख लीजिए, इतना तो आप पहुंच करके लिख ही लीजिए। इसके बाद हम एक छोटा सा इसमें रिलेशन देखेंगे कि इस जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला और जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो चलिए उसको रिलेशन को देख लेते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल।
एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो अभी आपने देखा, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है। आप जानते हैं ई एक्सियल इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ये होता है। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो अगर इसी को लिखा जाए तो ई एक्सियल किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 को कॉमन कर लीजिए बच्चों, तो 2 को कॉमन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे 2 कॉमन कर लिया गया है तो p अपॉन में आर क्यूब। अब ये किसकी वैल्यू है, ये अगर देखें तो इक्वेटोरियल के लिए अभी जो ये वैल्यू निकाली गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर क्यूब, ये किसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो ई एक्सियल कितना हो जाएगा बच्चों, ई एक्सियल इक्वल्स टू हो जाएगा 2e इक्वेटोरियल। कब ये हो जाता है, जब सेम डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये यहां से आर डिस्टेंस लिया गया है आपके किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया गया हो, और इस केस में भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट लिया गया हो, तो उस केस में आपका जो ई एक्सियल होता है, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मिलता है। तो आप इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। और इस केस में कभी पूछा जाए कि एक डायपोल है और एक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज कीजिए कि 2 न्यूटन पर कूलम है। अगर आर डिस्टेंस पर 2 न्यूटन पर कूलम है तो बताइए कि आर ही डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ई एक्सियल, यही फार्मूला आप लगा लेंगे 2 इंटू, और ये दिया ही गया है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 न्यूटन पर कूलम कहां पे हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये फार्मूला, अगर इसको नहीं लगाते हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डायपोल है तो इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। ये जो हमारा डायपोल है इसके मिड पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों इस पी पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंटेंसिटी निकाला है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है। ये जो पी पॉइंट मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो ये आया है वो कितना हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल अगर लिखा जाएगा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आई के पी अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में आपने देखा 3/2 आया है यहाँ पे ई इक्वेटोरियल पे। अगर बच्चों इस पॉइंट को शिफ्ट करें किस पे, ओ पर, तो क्या होगा, ये जो अगर ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, हमने यहां पे देखा, अब धीरे धीरे करते करते अगर यहां पे आएगा तो किसका वैल्यू घटता जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इफ पॉइंट P is shifted to point O। अब कहां पे, अब ये जो P पॉइंट है वो कहां पे चला आया, O पे चला आया, तो क्या होगा बच्चों R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो इस फॉर्मूले में अगर आप R इक्वल टू 0 लिखेंगे तो E यहां पे अगर आप लिखेंगे तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E एट मिड पॉइंट, इसको E एट मिड पॉइंट, E मिड हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू K तो रहेगा ही, P भी रहेगा, अपॉन में R0 लिखना है इसमें तो L स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। इससे ये स्क्वायर पावर 2 इस बटे में 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे ई मिड आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मिड पॉइंट बच्चों, इस के की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी अपान में ये एल के पावर में 3 बचा, तो आप ये वैल्यू हो जाती है कहाँ पे, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे। अगर हम निकालें तो मिड पॉइंट पे इसकी वैल्यू, आप यहाँ से ये डिस्टेंस यल देख ही रहे हैं, अगर किसी एक से ये डिस्टेंस एल क्यूब रख लेंगे और जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वेरी इजीली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल
जो इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4πε0 P/L3। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनी पॉइंट, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इससे किसी एक पॉइंट पे कितना होता है, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, अभी तक तो हमें एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, अब एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बच्चों मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है, एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बच्चों हम जानते हैं कोई डायपोल है, उसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा कुछ इधर की तरफ होगा। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर की तरफ होता है, इधर की तरफ। ठीक है, तो बच्चों इस P पॉइंट, चूंकि ये P से रिप्रेजेंट कर दिया गया है तो इस पॉइंट का कुछ और नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, Q पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर कैसे निकलेगा। अब बच्चों अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंटाइजेशन करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और इसके बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो इससे 90 डिग्री बना रहा हो, इधर की तरफ इसका कंपोनेंटाइज करेंगे। तो बच्चों सपोज कीजिए कि ये जो यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। कितना है डिस्टेंस, r है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन है, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, वो इस P से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो अब हमें इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंटाइजेशन करना है। बच्चों कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंटाइजेशन होता है, सपोज कीजिए कि एक वेक्टर यहाँ पे ये r है और इधर की तरफ और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ इसका कंपोनेंटाइजेशन करना है। बच्चों मान लीजिए कि जो r वेक्टर है पहले वाले इस कंपोनेंट से ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर जिधर थीटा डिग्री अगर बनता है, आपको पता है कि उधर हम r cos थीटा इसका कंपोनेंट लेते हैं, और जिधर ये एंगल नहीं बना होता है उधर हम r sin थीटा लेते हैं। इसको बताया गया है बहुत सारे वीडियोज में, तो यहाँ पे टाइम अधिक लगेगा इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे अब आप समझ रहे होंगे कि जिधर थीटा एंगल बन रहा है उधर की तरफ इस आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, P cos थीटा, और इधर की तरफ इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P sin थीटा। अब बच्चों हम अभी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं किसी डायपोल का, यह मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये एक्सियल पॉइंट पे जो हमने कोई पॉइंट P लिया था और यहां से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट था, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, इस केस में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही था, इस पॉइंट से इधर की तरफ ही था, और P का भी डायरेक्शन वही था। तो P और E का डायरेक्शन वही था, तो यहाँ पे E इक्वल कितना आ गया था आपका, K2P अपान में r³ आया था। ये फार्मूला आप डिराइव कर चुके हैं। अब वैसे ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारा पहला कार्य क्या था कि अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कंपोनेंट E1 है, तो इधर की तरफ हमें क्या चाहिए, इधर की तरफ हमें चाहिए इस P का कंपोनेंट इधर की तरफ चाहिए। P का कितना वैल्यू इधर की तरफ है, अब वेरी इजीली हम E1 कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करें तो इस कंपोनेंट की वजह से इधर की तरफ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है इस एक्सियल डायरेक्शन में, मान लीजिए कि वो कितना है, E1 है, तो इसको हम E1 लिख सकते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा बच्चों, अगर E1 लिखा जाए तो E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, K, और यहां पे 2P है, यहां पे 2P है, लेकिन यहां पे इधर की तरफ डायरेक्शन, इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वो केवल P था, लेकिन इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कितना है, P cos थीटा है। तो P के स्थान पे क्या लिखेंगे, P के स्थान पे जो लिखा जाएगा वो 2P cos थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2P cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो 2P, इसको 2 ठीक से बना लिया जाए, तो 2P cos थीटा अपॉन में r³। ये तो पहला इक्वेशन आपका बनता है, आपने इसको निकाल लिया। अब दूसरी चीज बच्चों, अब अभी आपने
इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। एक ये डाइपोल है और ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर, प्लस क्यू चार्ज यहां था, बिल्कुल इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाला था, तो आपके पी का डायरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो था वो किधर की तरफ था, इधर की तरफ था। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिला था वो किधर की तरफ मिला था, इधर की तरफ मिला था। जिधर की तरफ P था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था। अब देखिए बच्चों, यहां से बिल्कुल ये जो पॉइंट है इस लाइन से, ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मतलब एक्सियल पॉइंट से ये जो पॉइंट है, एक्सियल लाइन से ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलरली है। तो इसी तरह से आप मान लीजिए कि अगर इसको हम पूरा देखें, यहां पे जो कंपोनेंट पी साइन थीटा का है, जिधर की तरफ ये पी साइन थीटा कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, अगर इससे देखा जाए तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो यहां से आर जो डिस्टेंस है इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहां पे जो इसके कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो यहां पे अगर इसके मान लीजिए कि ये एक डाइपोल माना जाए, इसको क्या माना जाए, ये अब ये माइनस क्यू चार्ज यहां पे आ गया है, प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ गया, इसको डाइपोल माना जाए, तो यहां पे इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जिधर की तरफ ये है, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो E2 हो जाएगा बच्चों। और E2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर E2 की वैल्यू लिखी जाए तो उस फॉर्मूले से, एक्चुअली में इस केस में जो फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, E इक्वल्स टू के पी अपान में आर क्यू होता है। इस तरह से आपने निकाला था। तो E2 को अगर ऐसे लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, के पी, अब P के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, इस केस में जो कंपोनेंट है वो कितना है, P साइन थीटा है, तो के पी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस डाइपोल की वजह से यहां पे इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E1 आया और इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आया। अब दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे हम, यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। आप देखिए यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर ये कंप्लीट एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो अब ये दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे लिखा जाता है बच्चों, अब इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का फॉर्मूले का यूज किया जाए तो यहां पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर लिखा जाए तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2E1 E2 और यहां cos थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे 90 डिग्री हम निकाल देंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा, तो बच्चों आप यहां से निकाल कर लिख सकते हैं। अब ये E1 की वैल्यू कितनी है, 2 को पहले लाया जाए तो 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kp साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसका स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू आप कॉमन कर लीजिए। जब देखिए यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब का कॉमन है, यहाँ पर भी kp अपॉन आर क्यूब कॉमन है और स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन है। तो अगर यहां से निकाला जाएगा तो kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर यहाँ पर, kp अपन आर क्यूब का स्क्वायर यहाँ पे, और दोनों कॉमन होकर क्या हो जाएंगे, बाहर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, kp अपन आर क्यूब यहाँ पे बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, kp अपन आर क्यूब तो बाहर हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस kp अपन आर क्यूब और यहाँ पे केवल साइन थीटा बचा, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे इसको लिखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये kp अपॉन आर क्यूब और आगे जो लिखा जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 4। अब इसको थोड़ा सेट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 cos स्क्वायर थीटा। ये 4 cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसको यहां पे लिखा जाए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा KP अपॉन R क्यूब, और यहां अंडर रूट, आप ध्यान से देखिएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखा जाए के ई इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर दिया जाए, एक या तो ऐसे यहीं पे आप इसको छोड़ दें, के का वैल्यू आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो के की वैल्यू लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट होता है बच्चों, और केवल इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें। बोर्ड में इसका डेरिवेशन बहुत कम बार पूछा गया है, पूछा ही नहीं गया है, तो केवल इस फार्मूले को याद रखें कि ये होता है एनी पॉइंट। इसी पॉइंट से, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि आपको इसके एक्सियल पॉइंट पर, इस फार्मूले का यूज करते हुए इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये आर जो यहां से डिस्टेंस है, ये यहां पे आ जाए, कहां आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए। ये जो आपका जो क्यू पॉइंट है वो यहां पे आ जाए। तो क्या होगा इस केस में, अगर ई एक्सियल अगर आप निकालना चाहते हैं, ई एक्सियल, तो ये कितना हो जाएगा। इस केस में आप देखिए, जब इस क्यू पॉइंट को यहां पर लेकर आएंगे तो ये जो लाइन है ऐसे शिफ्ट होते हुए इस पे आके क्या हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहां पे cos थीटा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई एक्सियल इक्वल्स टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 0 है तो कॉस 0 इक्वल 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ई एक्सियल, अगर 4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ई एक्सियल की वैल्यू जितना पहले आपने डिराइव किया था उतना ही आ गया, इतना ही आया था आप जब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। उसी तरह से अगर ई इक्वेटोरियल अगर आप निकालना चाहे तो इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिखेंगे ही, इसके साथ पी अपॉन आर क्यूब भी लिखेंगे। अब अंडर रूट में क्या आएगा यही देखना है बच्चों। जब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस पॉइंट को बिल्कुल यहां लेकर आएंगे तो ये इस केस में ये थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही जब आएगा तो ये थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर, ये कॉस थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये 0 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाती है। तो अगर एनी पॉइंट पे आपको पता है, अगर ये फॉर्मूला आप डिराइव कर लिए हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चाहे तो बोर्ड में भी ये काम करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर आपको पूछा जाए, दोनों पॉइंट पर अगर निकालने के लिए पूछा जाए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालिए और एक्सियल पॉइंट पर निकालिए, तो सबसे पहले एनी पॉइंट पर निकाल दीजिए और उसके बाद से ई एक्सियल लिख दीजिए थीटा इक्वल टू क्या करके 0 करके, और ई इक्वेटोरियल लिख दीजिए थीटा इक्वल टू क्या करके 90 करके। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।